गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 10 हमने शुरू किया था, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं इसे पूरा बता देती हूँ। आज हम लोग इसमें देखते हैं, कल हमने इसमें आपको बताया था स्टॉक एवं प्रवाह किसे कहते हैं और कुल विनियोग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं स्थिर विनियोग की परिभाषा दीजिए। चूंकि हम लोग कल कुल विनियोग देख चुके हैं, आज हम लोग देखते हैं स्थिर विनियोग। स्थिर विनियोग की परिभाषा। स्थिर विनियोग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, स्थिर विनियोग किसे कहते हैं? चूंकि स्थिर नाम से हमें पता चलता है कि कोई चीज का जो स्थिर स्टॉक होता है, फिक्स स्टॉक होता है, उसे हम लोग स्थिर विनियोग कहते हैं। ठीक है, देखिए स्थिर विनियोग लिखने के बाद आप डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे किसी दिए हुए वर्ष में उत्पादकों की स्थिर पूंजी के स्टॉक। ठीक है, किसी दिए हुए वर्ष में उत्पादकों की स्थिर पूंजी के स्टॉक जैसे मशीनरी में वृद्धि को स्थिर विनियोग कहते हैं। ठीक है, उत्पादकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं अथवा स्थिर संपत्ति की खरीद पर किए गए व्यय को स्थिर विनियोग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि किसी उत्पादक के पास वर्ष 2010 के प्रारंभ में 10 मशीनों का स्टॉक है और वर्ष 2010 के अंत में उनके पास 15 मशीनों का स्टॉक है, तो उनकी स्थिर संपत्ति के स्टॉक में 5 मशीनों की वृद्धि होती है। अतः 2010 में उत्पादक का स्थिर विनियोग 5 मशीनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपको मैंने लिखवा दिया। अब आप समझिए, स्थिर विनियोग मतलब होता है फिक्स्ड विनियोग, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फिक्स जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऐसा सामान, ऐसी सामग्री जो हमारे बिजनेस में फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सामग्री जो हमारी बिजनेस में फिक्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी हमारे बिजनेस में लगी है, तो चूंकि मशीनरी तुरंत खराब होने वाली चीज नहीं, ये 10 साल 15 साल तक लगातार चलती जाती है, तो वो हमारे बिजनेस का स्थिर विनियोग हो जाता है। मान लीजिए 2010 में जब मैंने अपना अकाउंट शुरू किया, तब क्या हो गया, 10 मशीनें थी मेरे बिजनेस में। ठीक है, फिर इन साल के अंतर्गत 5 मशीनें और ऐड हो गई, तो 2019 में और 2019 के लास्ट में हमारे पास 15 मशीनें हो गई। तो 2020 में जब हम ये विनियोग दिखाएंगे, तो उसमें 5 मशीनों की वृद्धि की गई लिखना होगा। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास फिक्स एसेट है, जो हमारे पास फिक्स सामान है, उसके बारे में स्थिर विनियोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, भंडार विनियोग किसे कहते हैं? भंडार विनियोग। भंडार विनियोग किसे कहते हैं? भंडार विनियोग के अंतर्गत आता है, भंडार विनियोग लिखने के बाद आपको डैश देना होगा, उसके बाद आप लिखेंगे उत्पादकों के भंडार स्टॉक में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। उत्पादकों के भंडार स्टॉक में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। सबसे पहला होता है निर्मित वस्तु और दूसरा होता है कच्चे पदार्थ। तो निर्मित वस्तु हम किसे कहते हैं? निर्मित वस्तु हम कहते हैं फिनिश गुड को। फिनिश गुड कहा जाता है जो वस्तुएं तैयार हो गई हैं, मतलब बन के तैयार हो गई हैं, परंतु उसे अभी बेचा नहीं गया है, उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, निर्मित वस्तुएं। निर्मित वस्तुएं किसे कहा जाता है? जो वस्तुएं व्यापार में बनकर तैयार हो गई हैं, परंतु अभी तक बेची नहीं गई है, उन्हें निर्मित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर में देखते हैं कच्चे पदार्थ। भंडार स्टॉक में समय के साथ परिवर्तन होते रहता है, तो किसी दिए हुए वर्ष में भंडार स्टॉक में हुए परिवर्तन को उत्पादकों का भंडार विनियोग कहते हैं। इसी गणना वर्ष के प्रारंभ में भंडार स्टॉक तथा वर्ष के अंत में भंडार स्टॉक में हुए अंतर द्वारा की जाती है। ठीक है, भंडार विनियोग का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। भंडार विनियोग का मतलब होता है कच्चे पदार्थ, मतलब भंडार स्टॉक में समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, समय के साथ जो परिवर्तन किया जाता है उसमें जो भी रॉ मटेरियल होता है या कच्चे पदार्थ होते हैं, वो कच्चा पदार्थ समय के साथ बदलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उसे भंडार विनियोग कहते हैं। चलिए, ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। अब हम लोग इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाइए। पहला नंबर है, राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन डैश अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे पहला नंबर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन, राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सेकंड नंबर लिखिए, उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तीसरा नंबर लिखिए, आय सिद्धांत का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। आय सिद्धांत का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। फोर्थ नंबर में, रोजगार सिद्धांत का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। रोजगार सिद्धांत का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। पांचवा नंबर लिखो, वितरण के सिद्धांत का संबंध, वितरण का जो सिद्धांत है वो समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र से है। समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र से है। वितरण के सिद्धांत का संबंध समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र से है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या क्या चीजों से है, एक बार देख लीजिए। छोटा क्वेश्चन है ये। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत स्तर से, रोजगार स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से और उत्पादन से। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध रखती हैं। ठीक है, आप उसमें देखेंगे कीमत स्तर भी आ जाता है, रोजगार स्तर भी आ जाता है और राष्ट्रीय स्तर भी आ जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय स्तर से है। राष्ट्रीय स्तर, रोजगार स्तर तथा अन्य जो भी है, इन सब से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ठीक है, और उत्पादन स्तर से भी। तो हम लोग इसमें उत्पादन स्तर भी लिखते हैं। उत्पादन स्तर, राष्ट्रीय स्तर हो गया, रोजगार स्तर हो गया और उत्पादन स्तर, ये तीनों चीजें जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध रखती हैं। ठीक है, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? समष्टि स्तर पर निर्णय राज्य लेता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र पर हमेशा से निर्णय राज्य द्वारा ही लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्णय राज्य द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन किया जाता है, या तो फिर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर जहाँ पे बोलेगा तो उपभोक्ता संतुलन या फिर व्यक्तिगत इकाई का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में कुल घरेलू उत्पादन का, कुल राष्ट्रीय आय का, कुल रोजगार स्तर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कुल घरेलू उत्पादन का, कुल राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया जाता है, ये समष्टि में किया जाता है।
नेक्स्ट है मूल्य सिद्धांत का संबंध है। मूल्य सिद्धांत का क्या संबंध है? मूल्य सिद्धांत का संबंध है समष्टि अर्थशास्त्र से। मूल्य सिद्धांत का जो संबंध है वो समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। मूल्य सिद्धांत का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। नेक्स्ट पूछा है आपसे, आय सिद्धांत का संबंध किससे होता है? आय सिद्धांत का जो संबंध है वो समष्टि अर्थशास्त्र से होता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में ही हम रोजगार और आय के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसमें डिटेल से उसके बारे में जानकारी ली जाती है। तो चूंकि आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।